नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है, जहां पर एक बच्चे का धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आया है। गाजियाबाद से पुलिस ने इस मामले में आरोपी को अरेस्ट कर लिया है और वीडियो पोस्ट कर इस मामले की शिकायत की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। और आपको बता दें कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कविनगर पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद से खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बच्चे का धर्मांतरण किया जा रहा था, जिसी की वजह से एक वीडियो पोस्ट कर इस मामले की शिकायत की गई थी कि जबरन बच्चे का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। और इस पर कार्रवाई करते हुए कविनगर पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको बता रहे हैं, यहाँ पर एक बच्चे के धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आया था। बच्चे का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला था, जहां पर पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की तमाम आपत्तियों के बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन मंत्री रहते हुए खनन पट्टों आवंटन और शेल्फ कंपनियों के माध्यम से बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किए जाने से संबंधित मामले की सुनवाई शुरू की है। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान ईडी ने दोहराया है कि महत्वपूर्ण सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, लिहाजा मामले में तत्काल सुनवाई किए जाने की जरूरत है। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने इस मामले में गुण दोष के आधार पर बहस शुरू करने का निर्देश दिया, लेकिन राज्य सरकार और मुख्यमंत्री की ओर से झारखंड के महाधिवक्ता ने एक बार फिर से सुनवाई टालने की मांग की, जिसे दरकिनार कर दिया गया है। और इस बढ़ती महंगाई में उत्तर प्रदेश सरकार शहरवासियों पर हाउस टैक्स बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसी के साथ ही अब टैक्स बढ़ाने के मामले में महापौर और पार्षदों का जो दखल है अब वो खत्म किया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि नगर निगमों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए शासन ने ठोस पहल की है। इसके लिए प्रमुख सचिव नगर विकास की अध्यक्षता में 13 अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दी गई। कमेटी नगर निगमों की आय बढ़ाने के स्रोत और तौर तरीकों पर अपनी रिपोर्ट देगी। तो वहीं कमेटी हाउस टैक्स बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। राज्य के सभी नगर निगमों की आर्थिक स्थिति काफी इस वक्त कमजोर है और आर्थिक रूप से उन्हें मजबूती देने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। ये समिति अब पूरे प्रदेश में टैक्स बढ़ाने की योजना पर काम करेगी और यही नहीं बल्कि नगर निगमों की आय बढ़ाने के लिए भी समिति आय के प्रमुख स्रोत भी तलाशे जाएंगे। आपको बताते चले कि लखनऊ नगर निगम ने पिछले 12 सालों से हाउस टैक्स नहीं बढ़ाया है, लेकिन महापौर और पार्षदों के विरोध के चलते दरें नहीं बढ़ाई जा सकी और इसका असर अब नगर निगम की वित्तीय स्थिति पर पड़ा है। नगर निगम अधिनियम में हर 2 साल में टैक्स बढ़ाने का प्रावधान है और कमेटी में शामिल एक अधिकारी ने यह भी बताया है कि अब ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे हर 2 साल में अब टैक्स को बढ़ाया जाएगा। इस बीच आपको ये भी बता दें कि टैक्स बढ़ाने में पार्षदों और महापौर को कोई दखलंदाजी उनकी नहीं रहेगी। और सोने की तस्करी के आरोप में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी कर दी है। तस्करी के आरोपी 2020 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किए गए और ऐसे में हाई कोर्ट ने उन 9 लोगों को जमानत दे दी है। जस्टिस ने कहा कि केवल सोने की तस्करी को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आतंकी कृत्य नहीं माना जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि नकली मुद्रा या सिक्के का इस्तेमाल, उत्पादन और हस्तांतरण अवैध होने के साथ एक अपराध है। सोने का उत्पादन या उपयोग न तो अवैध है और न ही अपराध है। ऐसे में देश की आर्थिक सुरक्षा या मौद्रिक स्थिरता को खतरे में डाले बगैर सोने की तस्करी करना आतंकी कार्य नहीं हो सकता। सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी है कि देश की आर्थिक स्थिरता को बिगाड़ने के लिए की जाने वाली आतंकी कृत्य को यूपीए अधिनियम के संशोधन में परिभाषित करने के लिए किया गया था और यह संशोधन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सिफारिशों के अनुसार किया गया था। और इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शाम को सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। इस बैठक में आगामी 14 जून से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पेश होने वाले बजट समेत कई अन्य प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई।
इस बीच आपको बता दें कि मार्च के महीने में प्रदेश सरकार विधानसभा में लेखानुदान लाई थी और अब सरकार को जो जारी वित्तीय वर्ष है उसके लिए पूर्ण बजट लाना है। वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक वित्तीय वर्ष के शेष 8 महीनों के लिए सरकार अब 41,000 करोड़ से अधिक की धनराशि का प्रावधान कर सकती है। लेखानुदान में सरकार ने 62,046 करोड़ रुपए से अधिक के बजट का अनुमान में से 21,116 करोड़ से अधिक की धनराशि 4 महीने के लिए स्वीकृत की थी। अब बजट प्रस्ताव के अलावा विधानसभा में पेश होने से पहले कैबिनेट में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कैबिनेट में कृषि विभाग की मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन योजना का प्रस्ताव भी आ सकता है। आपको बता दें कि राज्य पशुधन मिशन योजना का ड्राफ्ट भी तैयार है और अब इसके लिए भी कैबिनेट में समीक्षा के लिए इस प्रस्ताव को लाए जाने की संभावना है। स्वास्थ्य विभाग में एलोपैथी डॉक्टरों के आ जाने के बाद अब अधिसंख्य हो गए 80 दंत चिकित्सकों को दंत चिकित्सक संवर्ग में समायोजित करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है। बढ़ते अगली खबर की ओर, रुड़की के भवानपुर में एक युवक ने हैरतअंगेज साजिश रची। पुलिस स्टेशन पहुंचे इस युवक के सिर से खून निकल रहा था और उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था। थाने में वो पुलिस के सामने खुद पीड़ित बताकर एक कहानी रचता गया। शक होने पर पुलिस ने सख्ती के साथ पूछताछ शुरू की तो युवक ने पूरा सच उगल दिया। दरअसल पुरानी रंजिश में पड़ोसी युवक को फंसाने के लिए यह युवक सिर पर मुर्गे का खून लगाकर थाने पहुंचा था। खुद को पीड़ित साबित करने के लिए वो पुलिस के सामने कहानी बनाता रहा और पुलिस ने युवक की पूरी बात सुनी, लेकिन शक होने पर सख्ती के साथ पूछताछ करनी शुरू की, जिससे युवक का झूठ पकड़ में आने लगा। अब पुलिस ने युवक के सर से जब कपड़ा हटाया तो कोई घाव नहीं मिला है। इसी के बाद पुलिस को शक हुआ और पुलिस का शक और गहरा हो गया, जिसके बाद युवक के साथ सख्ती से पूछताछ की गई, जिसके बाद उसने सारा सच उगला है। झूठी सूचना देने पर अब पुलिस ने युवक का चालान काट दिया। और आपको बता दें कि भगवानपुर के शाहपुर निवासी 2 युवकों के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही थी और इसी बीच दोनों के बीच पुरानी रंजिश के चलते मारपीट हो गई। मारपीट के बाद युवक पड़ोसी युवक को फंसाने के लिए सर और शरीर पर नकली घाव के निशान लेकर और खून लगाकर पहुंचा, जिसके बाद युवक ने ये आरोप लगाया कि पड़ोसी ने मारपीट कर उसके सर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया है, जिसकी वजह से वो लहूलुहान हो गया। लेकिन अब झूठा आरोप लगाने पर पुलिस ने उल्टा युवक पर ही जमकर फटकार लगाई और उसका चालान काटा गया है। इस बीच प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने बताया है कि झूठी सूचना देने पर रेहान निवासी शाहपुर का चालान कर दिया गया। अब बात करें मौसम की, तो मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दून में अब अधिकतम तापमान लगातार 7वें दिन भी 40 डिग्री के आंकड़े को पार कर गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक और वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक विक्रम सिंह का यह कहना है कि हीट वेव का असर फिलहाल कुछ दिनों तक ऐसे ही जारी रहेगा। साथ ही देश के कई हिस्सों में गर्मी ऐसे ही सितम ढाएगी और आपको बता दें कि 15 जून के बाद गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बात अगर उत्तराखंड की करें तो हरिद्वार में सूरज इस वक्त आग उगल रहा है। गर्मी से हर कोई बेहाल है। ऐसे में डायरिया के मरीजों की संख्या में भी अचानक वृद्धि देखी गई है। आपको बता दें कि बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक डायरिया की चपेट में है और जिला अस्पताल की ओपीडी में हर दिन उल्टी, दस्त और वायरल की समस्याएं लेकर लोग मरीज पहुंच रहे हैं। एक बाल रोग विशेषज्ञ की छुट्टी पर होने की वजह से सारा भार एक डॉक्टर पर है। धर्मनगरी का अधिकतम तापमान इस वक्त 40 डिग्री बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री रहा। ऐसे में लोग डायरिया की चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। और दोपहर की बात की जाए तो दोपहर के समय गर्मी और रात के समय उमस के कारण वायरल फीवर का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। जिला अस्पताल में मरीजों के आंकड़ों पर नजर डालें तो इन दोनों जनरल फिजिशियन डॉक्टर संदीप टंडन और डॉक्टर राम प्रकाश 250 से 300 मरीजों को देख रहे हैं। पहले ये संख्या 200 के आसपास थी और अब जो आ रहे हैं मरीज, उनमें 75 मरीज ऐसे हैं जो उल्टी के शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं। 80 मरीज ऐसे हैं जो दस्त और उल्टी दोनों की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं और बुखार, खांसी, जुकाम, वायरल फीवर की समस्याएं सबसे ज्यादा लोगों में देखे जाने लगी है। और इस बीच धर्मनगरी हरिद्वार में अन्नदाता किसान यूनियन के बैनर तले चल रहे 3 दिवसीय किसान सम्मेलन का समापन किया गया। इस सम्मेलन में पूरे देश के किसान सम्मेलन में पहुंचे और किसानों ने केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा किसानों की अनदेखी को लेकर अपना आक्रोश
सामने रखा है। साथ ही सरकारों को ज्ञापन के माध्यम से किसानों को होने वाली समस्याओं से भी अवगत कराया गया। और इसी बीच अन्नदाता किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह कहना है कि केंद्र सरकार ने कहा था कि जल्द ही एमएसपी का कानून लाएगी, लेकिन आज तक कोई कानून लेकर नहीं आया गया, कमेटी भी नहीं बनाई गई। बता दें कि किसान सम्मेलन में पहुंचे रामकुमार किसान का कहना है कि ये हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। देश के हर राज्य से यहाँ पर किसान आते हैं और किसानों ने सम्मेलन में केंद्र और राज्यों से होने वाली समस्याओं से अवगत कराया। ये राष्ट्रीय सम्मेलन होता है हमारा अन्नदाता किसान यूनियन का। हर स्टेट से यहाँ पर सम्मेलन किया। मैं सरदार गुरमुख सिंह अन्नदाता किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम हर साल के साल यहाँ एक सम्मेलन करते हैं और किसानों के साथ मिलकर विचार गोष्ठी होती है हमारी। जो खामियाँ रहती हैं सरकार की उनको हम आज़ाद करने के लिए यहाँ इकट्ठे होते हैं। हमारी कुछ मांग भी है राष्ट्रीय लेवल पे भी। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर अल्मोड़ा से सामने आ रही है, जहां अल्मोड़ा के सोमेश्वर में तहसील के एक जंगल में आग लगने से हड़कंप मच गया है। यहां पर आग लगने से वन संपदा को तो नुकसान पहुंचा ही है, साथ ही लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दरअसल जंगल की आग से गर्मी में इजाफा हो गया, साथ ही साथ क्षेत्र में धुंध छा गई है। सोमेश्वर तहसील के अंतर्गत भवरी वन पंचायत में ये आग लगी और आपको बता दें कि इस आग के लगने से करीब 1.25 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गया है। कोसी बचाओ अभियान के तहत मनरेगा से लगाए गए पौधे भी इस वनाग्नि में जलकर राख हो गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि देर शाम को हवा के झोंकों की वजह से आग इतनी ज्यादा भयानक हो गई कि रनमन के आसपास के घरों तक आ पहुंची। इस वजह से लोग दहशत में आ गए और ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद के सामने ही बीजेपी नेता भिड़ गए। दरअसल योगी सरकार में लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद मुरादाबाद मंडल की समीक्षा बैठक के लिए सर्किट हाउस पहुंचे थे, लेकिन इसी बीच मुरादाबाद शहर के बीजेपी विधायक रितेश गुप्ता और बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनमोहन सैनिके के बीच विकास कार्यों को लेकर जोरदार गहमागहमी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों नेता एक दूसरे पर हमला करने लगे और इस दौरान पूरा हंगामा मंत्री जी के सामने होता रहा। सैनी का ये आरोप है कि झगड़े के बाद कुछ अज्ञात लोगों ने सर्किट हाउस के दूसरे कमरे में उन पर हमला किया है, साथ ही उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की गई। और आपको ये भी बता दें कि खबर के मुताबिक जितिन प्रसाद गुरुवार को मुरादाबाद के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मिलकर स्थिति का जायजा लिया और इसी जायजे को लेने के लिए जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया था। इस बीच सर्किट हाउस में मनमोहन सैनी और विधायक रितेश गुप्ता के बीच तनातनी हो गई और दोनों तरफ से तकरार के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि वो एक दूसरे को मारने के लिए कुर्सी छोड़कर आगे बढ़ने लगे। इस बीच बीजेपी के दूसरे कार्यकर्ताओं ने उन्हें पकड़ा और काफी समझाने की कोशिश की। कुछ जितिन प्रसाद को इस विवाद में बोलना पड़ा और फिर उन्होंने दोनों पक्षों को भी शांत करवाया है। और शहर में बड़ी संख्या में विकास परियोजनाएं जारी करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी सरकार की वृक्ष प्रत्यारोपण नीति शहर में जारी होने के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी के हरित क्षेत्र को कम होने की वजह से रोकने में मदद की है। सीएम केजरीवाल ने बताया कि उनकी आम आदमी पार्टी की सत्ता में आने के बाद से दिल्ली की हरित क्षेत्र 19.97% से बढ़कर 23.03% हो गई है। मुख्यमंत्री ने यहां पर मयूर विहार में लगाए गए पेड़ों का निरीक्षण करने के बाद कहा कि विकास परियोजनाओं का काम जारी होने के कारण दिल्ली का हरित क्षेत्र घटकर 15 से 16% तक हो सकता है। लेकिन केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार पर्यावरण के प्रति संवेदनशील है और हर साल बड़ी संख्या में पौधे लगाए जाते हैं। वृक्षारोपण नीति ने बड़ी संख्या में पेड़ों को बचाने में मदद की है और दिल्ली ऐसी नीति लागू करने वाला पहला शहर है। किसी अन्य राज्य ने ऐसा करने की कोशिश तक नहीं की। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया है कि नीति के लागू होने के बाद से लगाए गए पौधों के और पेड़ों को जीवित रखने की दर 30% से बढ़कर अब 54% हो गई है।
दिल्ली सरकार ने इस नीति के तहत दिसंबर 2020 में एजेंसियों के लिए उनके विकास कार्यों से प्रभावित होने वाले कम से कम 80% पेड़ों का प्रत्यारोपण करना अनिवार्य कर दिया था। बढ़ते अगली खबर की ओर। शिक्षा निदेशालय ने सरकारी जमीन पर स्थित निजी स्कूलों को बिना अनुमति के फीस बढ़ाने से रोक दिया है और दिल्ली में ऐसे 400 से ज्यादा स्कूल पाए गए। साथ ही शिक्षा निदेशालय ने 2022 और 23 सत्र की फीस बढ़ाने के लिए पहले अनुमति लेने का निर्देश दिया। शिक्षा निदेशक हिमांशु गुप्ता के द्वारा जारी एक पत्र में कहा गया है कि सरकारी जमीन पर चल रहे गैर सहायक प्राप्ति निजी स्कूल किसी भी प्रकार की फीस में बढ़ोतरी के लिए निदेशक को शुल्क वृद्धि का प्रस्ताव देना होगा। जो स्कूल प्रस्ताव नहीं भेजेंगे उन्हें फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। निदेशक ने सख्त निर्देश दिए हैं कि 2022 और 23 सत्र की फीस बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव की स्वीकृति के बिना फीस बढ़ोतरी की शिकायत में पाए जाने वाले स्कूलों पर हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। साथ ही डीडीए के द्वारा लीज पर दी गई जमीन को भी रद्द कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब की सरकार ने दिल्ली से पंजाब जाने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। यहां मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को एक अहम घोषणा की, जिसके तहत अब पंजाब सरकार 15 जून से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पंजाब के विभिन्न शहरों के लिए वॉल्वो बस चलाएगी। पंजाब सरकार के इस फैसले से काफी यात्रियों को सुविधा मिलेगी। सीएम भगवंत मान ने इसका ऐलान करते हुए यह भी आश्वासन दिया कि पंजाब सरकार द्वारा संचालित वॉल्वो बसों का किराया सेवाओं से समझौता किए बिना ही निजी बसों के किराए के आधा होगा। इस बात की जानकारी देते हुए सीएम भगवंत ने एक वीडियो भी शेयर किया और कहा कि पहले परिवहन माफिया इसके लाभ कमा रहे थे, लेकिन अब कमाया हुआ पैसा सरकारी खजाने में जाएगा। सीएम मान ने आगे ये भी कहा कि मार्च में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सत्ता में आने के बाद इस मुद्दे पर संबंधित अधिकारियों से चर्चा की गई है। दिल्ली और पंजाब के परिवहन अधिकारियों की इस पर एक बैठक भी हुई। अब पंजाब में ऐतिहासिक जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी की नजरें हिमाचल प्रदेश पर हैं। वहीं अब आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 11 जून को हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। ये दोनों ही नेता हिमाचल में शिक्षा व्यवस्था पर स्थानीय लोगों के साथ हमीरपुर में टाउन हॉल मीटिंग करेंगे, जहां पर इन दोनों ही नेताओं के दौरे को लेकर अब हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। अप्रैल में हिमाचल प्रदेश के मंडी में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक साथ मिलकर रोड शो किया था। हिमाचल प्रदेश में इसी साल में आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। गौरतलब है कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की सभी इकाइयां भंग कर दी और फिर से नई टीम का गठन किया है। इस नई टीम की घोषणा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और हिमाचल के सह प्रभारी संदीप पाठक ने हिमाचल पहुंचकर की। अब आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने हिमाचल में सुरजीत सिंह ठाकुर को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।